नमस्कार। 2021 में आप सभी मित्रों का स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान श्री सीबी पांडे जी हैं। सीबी पांडे जी रिटायर्ड जज हैं और एक बहुत लंबे समय से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं और उन्होंने गांव सरकार के नाम से एक जन आंदोलन शुरू कर रखा है। उनकी कोशिश है कि संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं एक आम नागरिक को, उन अधिकारों से आम नागरिकों को जागरूक किया जाए। और जो गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का, राहुल गांधी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, जिसके तहत गांव के सरकार की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उसको साकार बनाने के लिए वे संघर्षरत है। पांडे जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो यही कि आप इतने लंबे समय से इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है जब आप जाते हैं जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में? तो गांव की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिलता है? आशीष जी, मैं तो जो ग्राम प्रधान है ना, उनका जो राष्ट्रीय संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सन 1992 से हूँ, बहुत लंबे समय। और 2002 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूरे देश के करीब 55,000 गांव प्रधानों का एक बड़ा भारी सम्मेलन यहाँ किया था। और उसमें पहली बार मैंने राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ, हम लोग उन्होंने आमंत्रित किया था और बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि वो ग्राम प्रधानों का ही सम्मेलन था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मेरी पूरे गांव की कमेटी जो है उसमें वहाँ उपस्थित थी और हम लोगों के प्रयास से बहुत बड़ा सम्मेलन। उन्होंने हम लोगों को मंच पर भी स्थान दिया और वहां से मैंने उनको कहा था कि अगर आप गांव की सरकार बनाइए तो हम लोग आपकी सरकार बनाएंगे। तो एक तरह से ये आंदोलन इतने 2002 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को गांव वाले इसलिए नहीं समझ पा रहे थे कि वो ये समझ रहे थे कि उनके लिए सरकार जो करती है वही ठीक है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उनके ये मन में बात गढ़ कर गई थी, एक तरह से उनके मन में बहुत उतर चुकी थी कि सरकार ही जो करेगी वो हम लोग के लिए करेगी, हम लोग का जो अधिकार स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इधर में ये जो किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई, इस आंदोलन से गांव में जो किसानों के अधिकारों के बारे में जो जागरूकता पैदा हुई, इसके बाद तो मैं देख रहा हूँ कि गांव सरकार की जहां जहां मैं बात कह रहा हूँ लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और मैं रोज हर रविवार को गांव सरकार के लिए एक 11 से 12 लाइव वीडियो करता हूँ, तो देख रहा हूँ कि रोज दर्शक बढ़ते जा रहे हैं वो जानने के लिए कि ये गांव सरकार क्या है और किसानों के और गांव के लोगों का अधिकार। तो ये एक तरह से बड़ा मौका मिला किसानों को पहली बार देश में कि उनको अपने अधिकारों के प्रति एक जागरूकता पैदा हो। अब ये मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ कि अब ये जो अधिकार जागरूकता पैदा हुई था, गांधी जी के अलावा जितने भी महापुरुष हुए सभी ने हमेशा की, यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय ने भी गाँव के बारे में कहा था। लोहिया जी, आप जानते हैं कि उन्होंने चार बताया था कि चौथा चौखंबा राज्य, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गांव को यूनिट इकाई बांध के ही दिक्कत ये हो रही है कि आज नया साल है और सभी लोग अपना फोन अपना चला रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ये दिक्कतें बाधा आ रही हैं कि हाँ, ये फोन को लेके थोड़ा रिकॉर्डिंग में आज ये प्रॉब्लम है। कारण ये है कि आज 9 साल है ना, तो सब लोग अपनी अपना बधाई देने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, तो इसी में हम चलिए लोग भी चर्चा अपनी को बात आगे जारी रखेंगे। हाँ। तो ये हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गांव की अवधारणा सभी का, लेकिन हुआ क्या, और संविधान जब बना तो उस समय इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, लेकिन संविधान की अनुच्छेद 40 में डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल में रखा गया कि सरकार कोशिश करेगी कि गांवों को सेल्फ गवर्न, गांव पंचायतें बनाएगी सेल्फ गवर्न, मतलब स्वशासी संस्थाओं के रूप में। तो ये विकसित करने का जो दायित्व था सरकारों ने निर्वाह नहीं। सन 1992 में
ये स्थिति बनी कि गांव पंचायतों को एक तरह से संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संशोधन करके। एक पूरा एक दबाव था और उसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। उसमें मैं पंचायती राज इसका ग्राम प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी था, तो तभी से हूँ पांडे सिंह। तो ये बना संस्था को संवैधानिक। आप देखिए, हमारा ही कहना है कि गांव पंचायतों को तो संवैधानिक अधिकार आपने दे दिया। उसे क्या क्या किया? उन्होंने कहा समय से गांव पंचायतों को चुनाव होगा। उनके समय उनके सिस्टम बना दिया है कि उनके लिए चुनाव कराने के लिए अलग से आयोग होगा, राज्य स्तर का चुनाव आयोग। ये भी कहा कि उनके लिए फाइनेंस कमीशन होगा जो तय करेगा कि गांव पंचायतों को ये कितने पैसे उनको सरकार के अब हिस्से का कितना पैसा गांव पंचायतों में जाना है। तो देखिए, गांव पंचायत का जो अवधारणा संविधान में बनाया गया वो बिल्कुल एक तरह से जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार की भी अवधारणा केंद्र सरकार को उन्होंने दे रखा है। उनको भी दे रखा है कि समय से चुनाव होंगे केंद्र में। उनको भी दे रखा है कि उनका असेंबली वो पार्लियामेंट होगा। उनको भी दे रखा है कि उनका फाइनेंस कमीशन होगा। उनको भी दे रखा है कि किस तरह से वो पैसा खर्च करेंगे। उसी तरह और संविधान ने उनको दे रखा है 98 विभाग जिनका संचालन केंद्र सरकार। उसी तरह से राज्य सरकारों के लिए भी है कि उनका विधानसभा है, उनका मंत्रिमंडल है, उनका फाइनेंस कमीशन है और उनका कानून बनाने का अधिकार है और जो भी जैसे व्यवस्था चलाने का अधिकार। अब देखिए, गांव पंचायत को भी संविधान बिल्कुल ठीक वैसे गांव सभा क्या है उनका, समझ लीजिए तो संसद जैसे लोकसभा है, विधानसभा, उसी तरह गांव सभा उनका संसद। एक तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न लोकसभा और विधानसभा। उसके बाद जो गांव पंचायत है वो उनका मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधान भी चुना जाता है और उसके साथ साथ कम से कम 9 और जो गांव की संख्या के हिसाब से 15 पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, वही उनका मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल, उनका सदन, मंत्रिमंडल और हर विभाग को चलाने के लिए समितियां बनाई। केंद्र सरकार गांव को दे रखा है उन्होंने 29 विभाग की। इन 29 विभागों का संचालन गांव के लोग करें। तो उनका सदन, उनका मंत्रिमंडल, उनका विभाग और उनको चलाने के और वित्त फाइनेंस राज्य आयोग वित्त विभाग कितना पैसा। तो अब उनको आप सरकार के रूप में ही चलना है गाँव को। जैसे केंद्र सरकार चलती है, राज्य सरकार चलती है, वैसे गाँव सरकार भी चलना चाहिए पूरे अपने 29 विभागों के मामले में जो चाहे सो निर्णय। लेकिन आज स्थिति यह है कि गांव वाले एक हैंड पाइप भी अपने मर्जी से नहीं लगा। क्यों? कोई काम वो अपने मर्जी से नहीं करते। उसका कारण क्या है कि जब संशोधन किया गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर पंचायती राज अधिनियम 1947 से लागू है। मतलब ये अंग्रेजों के जमाने से पंचायती राज सिस्टम देश में आ चुका था 1920 से ही, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में 1947 में कानून बना। उस कानून में जब अपने ढंग से वो बना रहे थे, उसमें क्योंकि उसका एक संवैधानिक स्तर नहीं था, इसलिए वो कानून अपने ढंग से चला। जब संवैधानिक कानून बना तो उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से इनको संशोधन करना जरूरी पड़ गया, क्योंकि संविधान के विपरीत आप कोई कानून नहीं रखते। इन्होंने संविधान में के अनुरूप जब कानून बनाना चाहिए तो इन्होंने ये ऐसा न करके धारा 15 एक जोड़ा, जिसमें कि सारे वो 29 विभाग जो गांव को मिले हैं संविधान के द्वारा, ये तो कहा कि ये सारे अधिकार अब गांव को दिए जाते हैं, अपनी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक लाइन ये चाहते हैं जो गांव पंचायतों का जो वो तब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन लागू। अब ये बताइए, जब संविधान ने उनको 29 विभाग दे दिया तो राज्य सरकार कौन होती है ये कहने के लिए कि ये राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा। जब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा तो इसका मतलब है कि गांव की स्थिति ये हो गई कि ये गांव जो है एक तरह से राज्य विभाग होगा या कहीं गुलाम। अब गुलाम क्या, उनके कर्मचारी जो छोटे छोटे कर्मचारी जो गांव में पड़े हैं, वो जो जैसा चाहते हैं वो चलता है। गांव के लोग जैसा चाहते हैं वैसा नहीं। गांव सभा चाहती है जैसा वो नहीं चाहते। गांव पंचायत जो चाहती है वो नहीं होती। इनके से निदेशालय में बैठे हुए, पंचायत निदेशालय बैठे हुए या मंत्री, पंचायत मंत्री
क्या मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं वैसा अब गांव में चलता है। गांव वाले नल लगाएं, क्या निर्देश देंगे, गांव वाले कोई भी काम अगर गांव वाले करना हो तो इनके अगर निर्देश नहीं है तो वो गांव नहीं चलता। एक एब्सर्डिटी का आप उदाहरण देता है। इस तरह से ये गांव पंचायत तो चल रहा है। इन्होंने विभाग में एक विभाग है सफाई का, ये भी गांव वालों को दे रखा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, एग्रीकल्चर वगैरह 29 विभाग, वो अनुच्छेद 243 वो उनका जो शेड्यूल है 11 में, संविधान के शेड्यूल 11 में वो 29 विभाग दे रखे हैं। उसमें सारे विभाग है जो गाँव से संबंधित। अब आपको उदाहरण दूं कि एक इन्होंने सफाई कर्मचारी गांव में रखा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सफाई कर्मचारी जिसका ये 25,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, वो पूरे गांव की रोज सफाई करेगा। जिस गांव के में करीब 300-400 घर है, छोटे गांव को बता रहा हूँ, मतलब कल्पना के बियॉन्ड है। फिर भी उसको 24,000 दे रहे हैं। वो BA MA पास आदमी को रखते हैं सफाई कर्मचारी। वो गांव में दिखाई नहीं देता और वो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि उसका तो नेताओं के पीछे आगे पीछे घूमता रहता है, अपनी नौकरी बचाए रहता है और नेतागिरी करता है। किसी MLA के पीछे पीछे उसका जी हजूरी करता रहता है, या किसी MP के पीछे, या उसके अधिकारियों के पीछे अपना उनकी दलाली करता रहता है। तो ये एक सफाई कर्मचारी का उदाहरण। अगर गांव वालों के पास वो सफाई करने का अधिकार देते, तो अगर मान लिया गांव में वार्ड होते हैं, जैसे 11 वार्ड, 9 वार्ड, 13 वार्ड, 15 वार्ड, एक एक वार्ड में वो 10 आदमी रखते, 11 आदमी को रख सकते थे सफाई कर्मचारी। उनको 2-2 हजार या 3 हजार महीना देते कि भैया आपने वार्ड में जो 20 घर आते हैं, एक वार्ड में 20 या 25 घर आते हैं, इसकी सफाई करो। गाँव वाले खुश रहते और सफाई भी बिल्कुल 11 आदमी को रोजगार मिलता। हम लोगों ने जो गाँव सरकार की अवधारणा दी है, उसमें अगर आप उनको 29 विभाग दे देंगे तो 29 कमेटियां बनेंगी। एक एक कमेटी में कम से कम 4-4, 5-5 लोग, और हर कमेटी को आप 2-2 हजार, 3 हजार रुपया दे के देंगे, तो कम से कम 150। और ये सारे के सारे लोग, ये जो कमेटी उनका विभाग हो जाएगा ना, और ये सारे के सारे लोग 2,000-3,000 में अपना काम करते हुए भी गांव के जिम्मेदारी का भी निर्वाह करेंगे। और जब गांव की जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे तो अपनी उनकी क्रियाशीलता है, बहुत सारी चीजें वो जानते हैं, अपने वातावरण में काम करेंगे, अपने ढंग से काम करेंगे और गांव बिल्कुल स्वतंत्र। लेकिन ये नेता इसलिए उसको नहीं चाहते हैं कि जब वो गांव वाले सब काम अपना करेंगे, और वित्त की समस्या नहीं है। देखिए मजे की बात यह है कि गांव में अब समस्या वित्त की नहीं रह गई, क्योंकि वित्त हर साल जाता है। ये मेरे गांव में, अभी मैं गया था और मेरे ही गांव में 37 लाख रुपए का इस साल बजट गया, 2021 का 37 लाख रुपए का बजट जब गांव में है, किसी में 40 लाख, किसी में 50 लाख, किसी में 1 करोड़ गांव में जा रहा है, लेकिन ये गांव में नहीं जा रहा है। अगर ये गांव में सीधे जाता तो गांव वाले करते। ये विभिन्न सरकार के, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभागों में होते हुए अपना विभाग गांव गांव में काम कराए। तो ये गांव सरकार एक तरह से नेताओं के, अफसरों के, राज्य सरकार के और गुलाम बन के रह गई है। इसीलिए हम उठा रहे हैं गांव की सरकार। और इसीलिए जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि गांव आंदोलन की बात अगर हम लोग निश्चित रूप से समझ लें कि तेजी पकड़ेगा और गांव सरकार को आप समझेंगे लोग, और फिर सरकार के लिए अगर नहीं लागू करेंगे, सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने जा। जी पांडे जी, अगर हम उस पर फैक्ट्स पर नजर डालें तो गांव सरकार की जो सपना था वो पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के टाइम से शुरू होता है। प्लेटो ने अपने फिलॉसफी में एक जगह लिखा है कि जिस तरह से एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस तरह से एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट फैमिली होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से विलेज रिपब्लिक की भी बात प्लेटो ने कही थी। और प्लेटो के बाद अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेके और तमाम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव के लिए, उन लोगों ने भी कोशिश की थी कि इस तरह की व्यवस्था लागू किया जाए। लेकिन क्या वजह रही कि चाहे वो गांधी के मानने वाले लोग हों या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानने वाले लोग हों, जब जब उनको सत्ता मिली तो उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय, या हम सरल भाषा में कहें तो सत्ता को गांव तक विभाजित करने के बाद, उसका विकेंद्रीकरण करने के बाद बजाय केंद्रीकृत करने में ज्यादा अपनी ताकत लगाते रहे।
और वही अधिकारी जो प्री इंडिपेंडेंस या आजादी के पहले जो अंग्रेजों के हुक्म बजाते थे और सत्ता का सेंट्रलाइजेशन किए रहते थे, उन्हीं अधिकारियों के सलाह पर वे काम करते दिखाई दे रहे हैं। संविधान में जरूर व्यवस्था है, जैसा कि आपने बहुत विस्तार से चर्चा की कि संविधान में व्यवस्था है, उसके बाद उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया, 73, 74 संशोधन। और संशोधन के बाद जब राज्य सरकारों को पंचायती राज एक्ट में बदलाव की बाध्यता आई सामने, तो उन्होंने फिर वह एक लाइन जोड़ दिया कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ये 29 विभाग काम करेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपका इतना लंबा अनुभव है, कि क्या जब सत्ता मिल जाती है तो सत्ता का एक ही चरित्र होता है? वे सारे जीवन दर्शन, वे सारे पॉलिटिकल फिलॉसफी सिर्फ सत्ता से बाहर रहने के वक्त ही लागू रहते हैं, और सत्ता में आने के बाद एक ही फिलॉसफी होती है कि किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाकर सत्ता में बने रहें, सत्ता को बचाए रखें, और एक हम कह सकते हैं कि अधिनायकवादी सोच या सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, उसके उस पर चला जाए। आपका क्या मानना है इस पर? अच्छा जी, जैसे जैसे भारत का अगर आप परिदृश्य देखें तो ये गांव का ही देश है, और यहाँ 74% आबादी, जब देश आजाद हुआ था करीब 80% आबादी गांव में रहती थी, लेकिन अभी भी 70% आबादी देश। और आप ये देखिए कि हर बार जो चुनाव का जो मुद्दा बनता है, वो चुनाव के जो मुद्दे हैं वो क्या बनते हैं? किसानों का, ग्रामीणों का, गरीबों का। ये किसान गांव गरीब रहते कहाँ, गांव में ही तो है, हमेशा यही मुद्दा बनता है। कभी आपने ये नहीं सोचा जो राज्य सरकार चलाती है, वो केंद्र सरकार विभाग चलाती है, 99 विभाग की, उसमें उड्डयन विभाग कभी चुनाव का मुद्दा बना, कभी ये वहाँ का गृह मंत्रालय का विभाग कभी चुनाव का मुद्दा बना, कभी डिफेंस चुनाव का मुद्दा बना। तो जो चुनाव का मुद्दा बनने का जो केंद्र है वो तो गांव है, जहाँ 75% आबादी रखती है। तो अगर उनके मुद्दों को, उनके निस्तारण करने का अधिकार पूरी तरह से आप उनको दे देंगे, तो इन नेताओं को गांव में वोट मांगने के लिए मुद्दा ही क्या बचेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि गांव की अधिकार अगर दिया तो फिर हम लोगों के पास कुछ कहने और उनके लिए कुछ करने को ही नहीं रहे। आपको बताऊंगा, जब सारा 15 दिन जब से मैं शुरू किया पढ़ा, तो उस समय जब 73वां संशोधन आया, तो एक उत्तर प्रदेश के न्याय सचिव थे। हमने कहा, भाई न्याय सचिव महोदय, आप ये कैसे ये कैबिनेट से इस धारा 15 को पास करने दिया, जब संविधान ने ये कहा कि सारे अधिकार गांव को दिए जा रहे हैं और गांव वाले अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ ना पूरा उसी तरह से राज्य को, तो कैसे आपने इसको उन लोगों को पास करने दिया? उन्होंने कहा कि कैबिनेट में रखा, मैंने बात बताई कि इस तरह के आप सब नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि न्याय सचिव महोदय, क्या आप चाहते हैं कि हम लोगों की नेतागिरी खत्म हो जाए? आज भी नेतागिरी का सारा आप देखेंगे कि जो भी नेतागिरी जो भी नेतागिरी जिसकी भी हो रही है, तो आज गांव में आप जाके देखिए, तो जो भी नेतागिरी हो रही है पूरे देश के नेताओं की, जैसे किसान आंदोलन का ही आप देखिए, तो आप जब किसान आए हैं तो तड़प रही है सरकार, किसान आंदोलन खत्म है। इतनी तड़प इसलिए है कि अगर ये किसानों का गांव से रिलेटेड है, अभी किसान तो अभी केवल अपने किसानी की समस्या से लेकर आए, धीरे धीरे ये भी समझेंगे ये तो हमारे अधिकारों से इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो ये सरकार की बेचैनी बढ़। तो इसलिए इन लोगों ने हमेशा ये कोशिश करते हैं कि गांव को इग्नोरेंट रखो, उनको जानने ना पावे उनका क्या अधिकार, उनको कुछ ऐसा दो मत, उनको ऐसा कर दो कि वो सरकार के आधे पीछे घूमे। और आप ये देखिए कि गांव का एक छोटा सा अधिकारी, वो जो ग्राम विकास अधिकारी है, जो क्लास 4 का एम्प्लॉय है, वो गांव चलाता है। गांव में पढ़े लिखे
MA BA पास सब लोग हैं इसमें, तमाम एजुकेशन के नाते ये गांव में हुआ या गांव में शिक्षित लोग, वो लोग गांव की व्यवस्था चला रहे हैं, वो एक कर्मचारी चला रहा है, और एक गांव का नहीं 12 गांव का वो विकास अधिकारी जल सचिव है, और वो जो निर्देश देता है वो किसका निर्देश देता है? गांव का क्लास 3 के एम्प्लॉय, एडीओ है, बीडीओ है, डीपीओ है, 20 अधिकारियों का निर्देश देता है। इसी तरह हर विभाग वाले गांव में अपने अड़ंगा लगाते हैं। स्वास्थ्य एक सरकार एक सफाई कर्मचारी को रखना होगा तो स्वास्थ्य विभाग लगेगा, एक जनगणना का काम होगा वो कोई विभाग लेगा, डीएम साहब जाएंगे गांव में लगे जैसे राजा, वो तो वो मुख्य है, वो रिपब्लिक का मुखिया, मतलब वो गांव प्रधान इन लोगों का चपरासी समझ लीजिए, चपरासी है। और आश्चर्य की बात है कि वो दरोगा भी है, उसको अगर 2 गवाह की जरूरत होगी तो भेजेगा कि जाओ प्रधान को बुलाओ, कहो को 2 गवाह, झूठा गवाह हमको दे दे ताकि वो किसी मुकदमे किसी को फंसा सके। ये हालत कर रखा है गांव के लोगों का, जो कि आपने मतलब रिपब्लिक का दृष्टिकोण है। हमारे तो अच्छा खास करके भारत में तो पूरा का पूरा वो कहा ही गया कि जो वहां से जो फैसले होते थे वही राजा, और आज ये है कि जो छोटा सा ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय का गुलाम गांव बना हो। इसीलिए नहीं चाहते हैं कि इसको लागू करने, चाहे वो कोई सरकार हो, हर सरकार कहता है कि अगर राज करना है दिल्ली में और लखनऊ में राज करना है, राजधानियों में राज करना है, तो गांव को गुलाम बनाए रखो, गांव को उनके हालत पर ऐसा रखो तो उनको कुछ पता ना हो। जैसे एक मामूली सा नेता जाएगा, एक विधायक जाएगा तो उसके पीछे पीछे विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, एमपी जाएगा तो एमपी साहब, जबकि तो कोई लेना देना। तो ये स्थिति आ जाएगी कि ये एमएलए एमपी जब जाएंगे तो गांव वाले उनको पूछेंगे नहीं, बल्कि वो ये एमएलए एमपी साहब ही गांव वालों की सिफारिश में लगे रहेंगे। सारा प्रशासन उनकी मुंह देखेगा कि गांव वाले कहीं नाराज न हो जाए, और गांव वाले के पास खुद ही अधिकार होगा, तो इनसे लेने देने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी? अभी एक सोलर लाइट है, एक गांव वाले सोलर लाइट ऑलरेडी 29 विभागों में ये भी व्यवस्था है, एनर्जी का सोलर एनर्जी लगावे हैं, एग्रीकल्चर के लिए रहे, सुरक्षा कर्मी रखे हैं, हर चीज वो कर सकते हैं, तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। जी, इसका मतलब साफ है कि एबव द पार्टी लाइन और एबव द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हर व्यक्ति चाहता है, और सेंट्रलाइजेशन का जो अप्रोच है वही सबसे बड़ी बाधा है संविधान में दिए गए अधिकारों को डिवोल्यूशन ऑफ पावर कहें या सत्ता के विकेंद्रीकरण कहें वहां तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और हम लोग फिर आने वाले दिनों में इसी तरह के जो बर्निंग इश्यूज होंगे समाज के सामने उसको लेके दोबारा चर्चा आयोजित करेंगे और अपने दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। नमस्कार।